Once again, very good morning, my dear students. Today we are going to learn about the concept of budget. तो चलिए आपके सामने आने का समय एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आया है। गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो होप्स हो कि कुछ अच्छा सीख लेते हैं हम। चलो, ये कोई ऐसा ऑफिशियल वीडियो नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत नॉलेजेबल लगेगा। बहुत कम टाइम में हम इसको खत्म करेंगे। एंड अवर टुडेज टॉपिक इज बजट। तो आइए समझते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके के हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फिर आप इसे बार बार देख सकते हैं, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो। हाँ, ठीक है। सो नमस्ते टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के, क्योंकि देखो पढ़ने का मजा जो है ना वो तभी है जब आप खुद जो है वो उसका आनंद लेना, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए बजट से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और आपको मजेदार भी लगेगा ना। जब भी आप बजट के बारे में पढ़े ना, तो डायरेक्ट बजट का डेफिनेशन ना पढ़े, डायरेक्ट बजट के और कंपोनेंट्सों को ना पढ़े, पहले थोड़ा सा समझें। सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये कहां होती है, तो ये रिक्वायरमेंट कंट्री को होती है उसकी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये समझिए आप। मोस्टली प्रावधान क्या किया गया है, तो प्रावधान कहां किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जाएगा। तो दो चीजों को समझना जरूरी है कि रिक्वायरमेंट किसको है, सरकार को है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, प्रावधान मतलब अरेंजमेंट्स क्या किए गए हैं कि बनाएंगे कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशन कहां है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम किए गए हैं। तो दो चीजों को समझना है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर आना है कि आखिरकार ये बजट में होता क्या है। तो सबसे पहले यहां पर बजट जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 सेज दैट कि केंद्र सरकार जो है यानी कि भारत सरकार जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाएगी, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप कहते हैं। और बना करके क्या करेगी, आप जानते हैं पार्लियामेंट के बारे में सुना है, संसद के बारे में। तो उसमें एक होती है आपकी लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। मतलब ये सदन होते हैं, तो कहने का मतलब हाउसेज होते हैं, हाउसेज, समझ गया। यहां भी पेश करेंगे और यहां भी पेश करेंगे इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस आर्टिकल नंबर 112 के अकॉर्डिंग। एक तो ये चीज ध्यान रख लो आप, बनेगा कैसे, इसके अकॉर्डिंग बनेगा भाई साहब। जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार की है। पेश कौन करेगा भैया, फाइनेंस मिनिस्टर आपके रहेंगे, वित्त मंत्री। कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं, यू नो है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्य की अगर बात करते हैं, क्योंकि स्टेट को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। स्टेट में भी सेम होता है, लेकिन यहां पर केवल आर्टिकल बदलेगा। आर्टिकल नंबर 202, आर्टिकल 202 सेज दैट कि राज्य में भी होगा ऐसा। अब कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कई में है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, विधानमंडल बोलेंगे। उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, विधानसभा भी आ जाएगी, विधान परिषद भी आ जाएगी। तो सेम तरीके से वहां पर भी पुट किया जाता है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेट के लिए होता है, ये पूरे कंट्री के लिए होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, पहली चीज समझ गए आप इसको। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बजट के कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। तो बच्चा क्या करता है कि डेफिनेशन रटता है, बुरी तरीके से रटता है, रटना नहीं है। देखिए क्या होता है बजट के अंदर, सबसे पहले आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसमें आपको दो, एक तरफ तो आपको एक्सपेंडिचर जो है इसको ध्यान रखना है, और एक तरफ आपका जो एक तरीके से जिसको कहते हैं आप रिसीप्ट्स बोलते हैं या इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपको इनकम को ध्यान रखना है, ठीक है, एक तरफ एक्सपेंडिचर को ध्यान रखना है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, आई वांट टू से टू यू रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बजट का। ठीक है, तो बजट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ये दोनों क्या होंगे सरकार के लिए। पहले जब बजट आता है तब आप टीवी चैनल्स पे देखते हो, अरे आने वाला है, आने वाला है, कुछ होगा, है ऐसे देखते हो ना। तो एक्सपेक्ट करते हो आप, क्या करते हो, हम एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा होगा, बजट ऐसा होगा, वैसा होगा। सरकार भी ऐसे करती है कि आने वाले साल हम ये करेंगे। पता थोड़ी ना होता है कि कर देंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, ऐसे सरकार कहती है, तो एक्सपेक्टेड होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और सेम तरीके से ये इनकम जो है ये भी एक्सपेक्टेड है। कई बार आप जैसे सोचते हैं ना, प्रत्याशित आय है ये, प्रत्याशित व्यय है ये, एक्स एंड भी यूज कर लेते हैं कई बार शब्द, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये अनुमानित है, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि ये अनुमानित आय और व्यय क्या रहने वाली है, किसमें, टाइम पीरियड कैसे नोट करोगे, तो आप ध्यान रखेंगे 1 फाइनेंशियल ईयर। और ये कब से कब तक होता है भाई, ये सब लोग जानते ही हैं, ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए आप कि एक तरीके से ये बजट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कौन देगा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, भारत सरकार देगी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय देगा। वो कहेगा कि आने वाले इस वित्तीय वर्ष में इतना खर्चा और इतनी इनकम हमको होने वाली है, तो इस मसौदे को क्या बोलोगे आप, बजट बोलोगे। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, आप समझा करो कॉन्सेप्ट को ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए आप। दूसरी बात आती है कि आखिरकार सरकार बजट क्यों बनाती है, क्यों एक देश को उसकी अर्थव्यवस्था के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। वाई ए कंट्री नीडेड दिस कॉन्सेप्ट बजट ना फॉर हिज इकोनॉमी ना, ध्यान रखेंगे ना आप, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। हमारा डस्टर किधर है, ये रहा। ये ध्यान रखना, आर्टिकल बच्चों में ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार हैं, तो इनको ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है और सीखते चले जाना है। सेकंड नंबर पे जब आप बात आएगी तो बजट का जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, क्यों लाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो समझ लो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। मेरे को 100% पता है, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो आपका पर्पज होगा, आप कुछ सीखना चाहते होंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से सरकार बजट लाती है तो उसका भी उद्देश्य होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, आप इधर नोट कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखिए नंबर 1 पर सबसे पहले सरकार क्यों लाना चाहती है, बजट क्यों बनाती है। एक तो जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, संसाधनों का जो आवंटन होता है वो सही जगह पे हो जाए, रीएलोकेशन बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो यहां पे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि सरकार को किसी भी अपने देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता चाहिए होती है। श्रीलंका के अंदर अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, समझ गए आप। तो सरकार इसीलिए बजट लाती है, वो ध्यान रहे कि कहीं कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं है जहां पर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और दूसरे सेक्टर्स उसकी वजह से खत्म हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एक इक्वलिटी जो होती है, और इक्वलिटी सोसाइटी में ध्यान रखनी है। यहां पे सोसाइटी का मतलब इक्वलिटी से ये है कि ये स्टेबिलिटी कहां आएगी, समाज में आएगी। समाज में देखो भारत देश के अंदर कई वर्ग बने हुए हैं। अगर वर्ग की बात करूं तो वर्ग हमेशा इकोनॉमिक होते हैं, आर्थिक होते हैं ना, लेकिन अगर समाज की बात करूं तो सोसाइटी जो है वो थोड़े अलग पैटर्न पे बनती है, उनकी वैल्यूज होती हैं अलग से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग समाज, अलग अलग सोसाइटी, उनमें स्थिरता बनी रहे। एक हम कहते हैं जिसको इंक्लूसिव एक तरीके से डेवलपमेंट हो, समावेशी विकास हो, सबको बराबर से मिले, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सबको मिले, लॉस हो रहा है सबको, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4 पर यहां पर आप देखेंगे कि जो इकोनॉमी होती है उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके पेस को बढ़ाने के लिए, एक्सिलरेट करने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है बार बार, समझ गए। तो यहां पे लिख देंगे आप एक्सिलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको बताया ना, अर्थव्यवस्था में जो पेस ऑफ ग्रोथ है उसको एक्सिलरेट करने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बजट है ये बहुत सारी चीजों में मायने रखता है सरकार के लिए ना। सरकार के लिए एक तरीके से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां सरकार अपनी जो पॉलिसीज होती है वो इम्प्लीसिट करती है और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकती है इकोनॉमी के अंदर, यानी कंट्रोल करती है इसके थ्रू वो बहुत सारी एक्टिविटीज को, समझ गए आप। तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा आपको ध्यान में होने ही चाहिए। कुछ सिंपल सी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक जो मेन जो चीज है वो, जैसे सरकार काम कर रही है तो सरकार के पास अपने पब्लिक इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी बजट के थ्रू वो करती है, यानी इस तरीके के सेक्टर्स का, पब्लिक सेक्टर्स का मैनेजमेंट करती है, उनके लिए बजट आवंटन करती है। कहीं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू वो कोलैप्स ना हो जाए, ये भी सरकार ध्यान रखती है ये बजट में। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बजट का क्लियर कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट सबको ध्यान रहने चाहिए सारे बच्चों को, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इस वीडियो को।
और बहुत इंटरेस्ट के साथ में ना। मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, कहां से क्वेश्चन रेज होगा, किस तरीके से आंसर आप दोगे, उस पर बात करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना कि बजट का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में कुछ भी ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट्स डालने होते हैं आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में नंबर 1 पे डालिए आप, यहां पे बजट के अंदर डालेंगे सबसे पहले रिसीप्ट्स, ये रिसीप्ट्स हो गई आपकी। और नंबर 2 पर डालेंगे आपका एक्सपेंस, तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपकी रिसीप्ट्स हो गई। 2 चीज क्लियर, ठीक है। यहां फिर से डिवाइड करके आप रिसीप्ट्स को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले नंबर पर आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी और दूसरे नंबर पर आपकी कैपिटल रिसीप्ट्स होंगी। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले इधर खोल लेते हैं इनको। रेवेन्यू रिसीप्ट्स को फिर से डिवाइड किया गया कि आएगा कहां से रेवेन्यू रिसीप्ट्स में, ये रेवेन्यू जो है वो, तो कुछ इसमें टैक्स रिसीप्ट्स होती है और कुछ होती है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। ये क्लियर। टैक्स रिसीप्ट्स को भी फिर से डबल यहां पे डिवाइड किया जाएगा, एक डायरेक्ट टैक्स में और एक इनडायरेक्ट टैक्स में। ये आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स के एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, जैसे लाइक दैट फीस है, फाइन्स है, ठीक है, एस्टीट है, और जो आप 2G, 3G, 4G, 5G पढ़ते हो ना, 2G, 3G, 4G, इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इनकी सेल, ये भी इसी में आती है। कहां पे ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर आएगी। अगर कभी भी सरकार जो दूरसंचार कंपनियों के लिए अगर ये स्पेक्ट्रम सेल करती है, तो इनसे जो पैसा सरकार को मिलेगा वो कहां जाएगा, सरकार के बजट में तो जाएगा, लेकिन बजट के उस अकाउंट में जाएगा जो कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स का पार्ट है, और उसमें भी नॉन टैक्स रिसीप्ट्स के थ्रू जाएगा। तो सवाल यही जाएगा कि सरकार जो 2G, 3G, 4G, 5G के जो स्पेक्ट्रम बेच करके पैसा कमाती है, वो कहां जाएगा पैसा, तो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में जाएगा, जो जुड़ करके जाएगा सीधा कहां पर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर, और रेवेन्यू रिसीप्ट सीधा जुड़ जाएगा रिसीप्ट्स में। ये एक्चुअली रिसीप्ट्स वाला अकाउंट है, वो एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट है। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन फ्रूटफुल होता है, यानी कौन लाभदायक होता है, कौन नुकसानदायक होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इसके भी 2 पोर्शन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। पहले नंबर पर जो पोर्शन है एक्सपेंडिचर का, उसको लिखिए, तो आप लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहां से आरएस मेंस एग्जाम में सवाल पूछा गया था 2 नंबर का कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, इसके ये कहां कहां होता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन कौन से हैं, किस चीज में सरकार अगर एक्सपेंड करती है, खर्चा करती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जुड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कौन कौन से एरिया इसके अंदर आएंगे। नंबर 1 पे हम चलेंगे। एक तो अगर आपने कोई पहले से पैसा ले रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है, उसका पेमेंट करोगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट जुड़ जाएगा इसमें। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। दूसरे नंबर पर सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, और सब्सिडी देती है, सहायता देती है, वो सब इसमें आएगा। तो इसमें क्या आएगा, सब्सिडी आएगा, इस तरीके की कोई भी इकोनॉमिक हेल्प। ये क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार रक्षा सौदे करती है, आपकी सुरक्षा के लिए क्या करती है, तोप, गोला बारूद, फाइटर जेट खरीदती है। तेजस बनाया है हमने खुद ने, लेकिन हम राफेल को ले आए खरीद करके 36। तो उसी तरीके से जब हमने उनको खरीदा, तो वो क्या रक्षा सौदे में आ गए। और इस तरीके की जो खरीदारी होती है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि देखो उनका काम वैसे तो आना नहीं है, सरकार का खर्चा हो ही रहा है वहां पे, ठीक है, तो वो सीधा आकर के यहां जुड़ जाएगा इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में। तो डिफेंस वाली जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सीधे जाके जुड़ जाएंगे इसमें, ऐसे करके। तो जैसे पेंशन हुई, स्कॉलरशिप्स हुई, इस तरीके के जो मतलब ऐसे जो खर्चे हैं सरकार के, जो एक तरीके से मैं कहूं कि पब्लिक सेक्टर के लिए जरूरी हैं, सार्वजनिक लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, तो वो सब इसमें जुड़ जाएंगे हमारे, ठीक है। लास्ट चलते हैं। इसका एक पार्ट होता है कैपिटल एक्सपेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा
कि जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण दिया। क्या दिया? ऋण। ऋण बोले तो क्या दिया? क्या दिया? ऋण उधार दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लोन दे दिया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो किस में जुड़ जाएगा? इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सरकार ने कोई पुल बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई आईटीज ओपन किया, कोई आईएम ओपन किया, वो सब कहां जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसमें बिल्डिंग्स वगैरह ये सब जो मैंने अभी एग्जांपल दी, जिसमें हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है, ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स इसमें आ जाएंगी। और यानी कहने का मतलब ये है कि यहां जो भी पैसा लगेगा, जैसे आप ब्रिज बना रहे हो, तो इस तरीके के कार्यों पर पैसा खर्च करना जिनसे आने वाले समय में या तो ह्यूमन एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो या फिर डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो, यानी जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स बने और डेवलपमेंट का सोर्स बने, विकास हो। जिनसे कहने का मतलब लोगों के डायरेक्ट वो हित की बात करें। जैसे हॉस्पिटल है तो उसमें आप जाओगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, स्कूल में जाओगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आईआईएम में जाओगे तो सीखोगे ना, आईआईटी में जाओगे तो सीखोगे ना कुछ बनाना। तो ये सारी चीजें जो है वो बजट के पार्ट में होती हैं। सवाल आता है 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, सवाल कैसा आएगा? ये जो सवाल मैंने आपको बताया था कि ये 2G 3G 4G और ये सब कहाँ काउंट होगा, किस में जाएगा, कैसे जुड़ेगा ये सब, तो ये जुड़ जाएगा रेवेन्यू आपके रिसीप्ट के अंदर, नॉन टैक्स रिसीप्ट में होकर के। लेकिन 12वीं क्लास के विद्यार्थियों से सवाल पूछा जाता है कि जो ये पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रक्चर में, ये कौन से लाभदायक हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से फ्रूटफुल हैं, कौन से जो है ये नहीं है। तो वो समझना है हमको। तो बहुत इजीली हम इसको समझ पाएंगे। आपको 5 मिनट में समझा दूंगा मैं, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, कि कौन सा सरकार की संपत्ति को बढ़ाता है, एसेट्स को जनरेट करता है, और कौन सा उसकी लाइबिलिटी जो होती है उनको बढ़ाता है या उनको कम करता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है आपके ऊपर कोई बोझ है, भार है जो आपको देना है। मतलब आपने किसी से उधार लिया, अब आपको उधार चुकाना है, जब तक नहीं चुकेगा आपके मन पे एक बोझ रहेगा, यार मैंने पैसा नहीं दिया, सामने वाला पता नहीं मेरे से कब मांग ले। तो चलिए इनको समझते हैं फटाफट, और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़े। होता क्या है बच्चों, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बाद में, मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं, और आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों को करने में। अभी देखिए मैं आपको करता हूं फटाफट से, मैं देख लेता हूं वीडियो चल रहा है, बंद हो गया ना, वीडियो चल रहा है बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम RR, ऐसे कर लेना, राजस्थान रॉयल्स नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स में बात करेंगे हम बार बार, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये सब में ऐसे ही करेंगे हम बार बार, ध्यान रखना है। रेवेन्यू रिसीप्ट से जो पैसा आ रहा है, इसका मतलब आपने पहले देखा कि टैक्स से जो आ रहा था या नॉन टैक्स से जो आ रहा था, लेकिन ये एक तरीके से सरकार के लिए पैसा आ रहा है, और सरकार इसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं कर रही है, सिर्फ वो आपके ऊपर पुट कर रही है। तो इसका मतलब इससे जो भी पैसा आएगा सरकार को उससे फायदा है, ठीक है। सरकार कुछ बदले में आपको दे नहीं रही है। आप टैक्स देते हो तो क्या बदले में सरकार को बोलते हो कि हमने टैक्स दिया है तो तुम बदले में हमें गिफ्ट दो, ये दो, वो दो, हमें ये दो? नहीं, आप कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते सरकार के साथ। इसीलिए टैक्स जो है वो एसेंशियल पेमेंट होता है, आप हमेशा ध्यान रखें, बिना शर्त के किया जाने वाला पेमेंट। तो सबसे पहले तो ये सरकार की एसेट्स को बढ़ाता है, इंक्रीज द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एसेट्स को बढ़ाएगा, सरकार की संपत्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो संपत्ति बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी 100%। और लाइबिलिटीज जो होंगी उनको रिड्यूस करेगा। लाइबिलिटीज को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, खत्म कर देगा। भाई आपके पास पैसा आया, आपके पास पहले से कोई कर्ज था, उधार था, बोझ तले दबे हुए थे, तो आप कहोगे भाई मेरे पास पैसा है, ले तू खत्म कर, तेरी चीजें खत्म कर। क्लियर हो गया ना? तो ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये संपत्ति को बढ़ा रहा है और हमारी टेंशन को खत्म कर रहा है, इसका मतलब फायदेमंद है। तो यहां पे लिख देंगे कि भैया ये तो फ्रूटफुल अकाउंट है, फायदेमंद है, होना ही चाहिए ऐसा। अगर इसमें पैसा दिख रहा है तो, इसमें कोई पैसा आ रहा है तो ये फायदेमंद है, फायदेमंद। पैसा इसमें भी आएगा,
पैसा इसमें भी आएगा, लेकिन ये फायदेमंद नहीं रहेगा, ये नुकसानदायक रहेगा। कौन कौन सी जगह से पैसा आएगा यहाँ पे? पहला बोरोइंग, यानी कि आप उधार ले रहे हो किसी से। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश जिसको बोलते हैं, समझाएंगे इसको अभी। और थर्ड नंबर पर रिकवरी ऑफ लोन। देखो 3 चीजें याद रखनी है किसमें? कैपिटल रिसीप्ट में। पहला तो ये याद रखना कि ये फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा। 3 चीजों से पैसा आ रहा है, आपने उधार से आप करोड़पति बन गए, तो क्या फायदेमंद है? अरे चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो कोई पीट देगा आपको, कूट देगा भयंकर तरीके से। इधर देखो ये डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सरकार का कोई उपक्रम है, सरकार की कोई फैक्ट्री है, सरकार की कोई बिल्डिंग है, सरकार की कोई संपत्ति है, सरकार की कोई जमीन है, अगर उसकी ओनरशिप सरकार अपने आप प्राइवेट सेक्टर को दे तो फ्री में तो देगी नहीं, कहेगी भाई पैसा दे, फिर मैं अपनी ओनरशिप दे दूंगा तेरे को, चल फिर ये तेरी हो जाएगी। कहने का मतलब अपने शेयर होल्डिंग्स को कम कर ले उसमें और प्राइवेट वाले को बढ़ा दे, बदले में पैसा ले ले। तो पैसा तो आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये पैसा फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी सरकार की संपत्ति किसी और के पास चली गई। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सरकार की जो संपत्ति है वो चली गई है किसी और के पास। नाउ इज द नेक्स्ट टॉपिक। ये क्लियर हो गया? तो इसमें इन्हीं 2 पॉइंट्स को ऐड करना है। पहले नंबर पर क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट नंबर पर कि ये एसेट्स को क्या करेगा? कम करेगा। लो क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, ऐसे लिख दो। रिडक्शन इन किसमें सरकार की संपत्ति को कम करेगा और लाइबिलिटी बढ़ा देगा, क्योंकि आप उधार ले लोगे, अपने ऊपर बोझ पटक दोगे, तो ये लाइबिलिटी जो होंगी इनको इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इसलिए ये क्या है? फायदेमंद नहीं है, तो नॉट फ्रूटफुल लिख देंगे आप। 2 चीज क्लियर। सेम वे में चलेंगे नेक्स्ट ऊपर, तो उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रूटफुल होगा और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये नॉन फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इसमें सरकार खर्च करेगी, पैसा नहीं आएगा उसके पास, खर्च करेगी, बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप खर्च कर दोगे, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी? बताओ होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो होगी भाई, पक्का होगी 100%। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंपोनेंट्स पहले बता दिए थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे ध्यान रखेंगे, जो भी फ्रूटफुल होता है इसका मतलब उससे एसेट्स आपकी बन रही है और लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है। यहां पर ये जो है आपकी एसेट्स को तो कम नहीं करेगा, लेकिन आपकी लायबिलिटीज को भी कम नहीं करेगा, समझ गए? तो ये ध्यान रखेंगे आप यहां पर, ये भी फायदेमंद नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली जो बात करते हैं। तो ये 3-4 चीजें थोड़ी सी बच्चे ध्यान रखेंगे और इस तरीके से सवाल जवाब करने के लिए आप रेडी रहेंगे। अब हम इनके अलावा इन्हीं के अंदर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि बजट है, तो बजट से रिलेटेड सरकार कौन सी पॉलिसी बनाती है? तो बजट पॉलिसी बनाती है, उसको फिजिकल पॉलिसी भी जनरली कहा जाता है। फिजिकल FISCAL, ध्यान रखेंगे ना। चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं बजट में ना, जो आज तक हमने नहीं सीखा। ये तो बेसिक सा है जो बच्चे मोस्टली पढ़ते रहते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है। अब हम किताबों से थोड़ा आउटर चलते हैं और कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो बहुत जरूरी है। ठीक है, वहां देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, वहां पर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। पहले नंबर पर इधर देखिए, मैं यहाँ पर बजट और बजट के नीचे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, तो ये है अपनी बजट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? बजट पॉलिसी। और इसी को बोलते हैं अपन क्या? फिस्कल पॉलिसी। सवाल आता है बनाता कौन है? तो बनाती भारत सरकार है। कौन बनाता है? भारत सरकार। कंट्रोल कौन करती है? तो भारत सरकार ही करेगी, यही कंट्रोल करेगी। इसके 2 इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, एक एक्सपेंस वाला पार्ट रहेगा और एक इनकम वाला पार्ट रहेगा। आय और व्यय सरकार कैसे मोल्ड करेगी वो सरकार जाने, ठीक है, अपन नहीं जानते। तो ये सारी चीजें समझने के बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बजट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से, एक वर्ड दिए जाएंगे आपको। वर्ड क्या दिए जाएंगे? जैसे एक पॉलिसी होती है, बजट पॉलिसी के अंदर वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे कैरेट्स एंड स्टिक्स पॉलिसी। कई बार इसको नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कैरेट्स एंड स्टिक्स पॉलिसी क्या है, ये किस तरीके से जो है अफेक्ट करेगी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को या इन्फ्लेशन को या रिसेशन के दौर को। तो ये ध्यान रखना है आपको।
तो यहां पे लिखेंगे आप, इसी को बोला जाता है बजट पॉलिसी को कैरेट्स एंड स्टिक्स पॉलिसी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उसको नहीं देता है, इसको देता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर ये जो कैरेट्स है, इसका मतलब होता है प्रमोट करना किसी चीज को, प्रोत्साहन देना, बढ़ाना। और ये जो स्टिक्स है, इसका मतलब होता है दंड देना। कहने का मतलब पनिश करना, कहने का मतलब है रोकना, कहने का मतलब है कम करना। अरे बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समझ जाते हैं तुरंत कि सर क्या बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो इधर, अगर मान लीजिए सरकार को एल्कोहल जैसे शराब हुआ, सिगरेट्स हुए, इनके प्रोडक्शन को कम करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार यहां पर ये स्टिक्स वाला रूल अपनाएगी। और दंड कैसे देगी सरकार? कोई मारेगी पीटेगी तो है नहीं, तो वो क्या करेगी, जो टैक्स रेट्स हैं इनके ऊपर, उसको बढ़ा देगी भयंकर तरीके से। टैक्सेस बढ़ा देगी उन पर जिनसे ये बन रहा है, ठीक है। तो टैक्सेस बढ़ाने से क्या है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से क्या है, ये महंगे हो जाएंगे और लोग इनको कम परचेज करेंगे। या महंगाई होने से जो प्रोड्यूसर है वो कम सप्लाई कर पाएगा, कम प्रोडक्शन कर पाएगा जो प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला अप्रोच आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर सरकार जैसे प्रोत्साहन किसको देती है, जैसे गरीबों के लिए योजनाएं चलाना, उनके लिए कुछ ऐसे उपक्रम तैयार करना, उनके लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, जो बेसिक नीड की चीजें होती हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करना। इस तरीके से सरकार वहां पे क्या करेगी, टैक्सेस को बहुत कम कर देगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इजिली जो व्यक्ति उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं वो और ज्यादा इजिली तरीके से उनका प्रोडक्शन कर पाए और बढ़ा दें उसको, जिससे सबके लिए अवेलेबल हो। तो ये स्टिक्स एंड कैरेट्स वाली जो बात थी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बजट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आप टैक्स और ये एक्सपेंडिचर वगैरह सबको मैनेज सरकार करती है, और इसके थ्रू इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब कंट्रोल होता है। ये बजट का ही एक पार्ट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार बार बार इसमें चेंजेस करती रहती है, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करती रहती है, ठीक है। अब एक और बात, अब हम टैक्स पे बात करेंगे। हमने पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स में टैक्स पढ़ा था ना, कि टैक्स लगाने से रेवेन्यू आएगा, कुछ टैक्स से आएगा, कुछ नॉन टैक्स एक्टिविटीज थी। तो टैक्स रिसीप्ट्स में जब हम बात करेंगे तो टैक्स का कई बार सवाल पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में भी बहुत पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे अभी जीएसटी आ गया, तो जीएसटी के आने से क्या है कि जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो खत्म हो गया है। या क्राउडिंग आउट ना कहूं मैं, उसको केस कैडिंग बोलूं तो आई थिंक ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्राउडिंग आउट और केस कैडिंग दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट को समझेंगे, फिर केस कैडिंग इफेक्ट को समझेंगे, और टैक्स के बारे में समझेंगे, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अब टैक्स के बारे में। देखिए इधर, ये क्या है, ये टैक्स है। कई बार टाइप्स ऑफ टैक्स पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नॉर्मल होता है, इनके अलावा भी टैक्स होते हैं, जैसे मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले नंबर पर जब हम डिवाइडेशन करेंगे इनका, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले पर प्रोग्रेसिव टैक्स, और इसके अगेंस्ट में रिग्रेसिव। कौन सा टैक्स? रिग्रेसिव। और एक इसी में ऐड कर लेना प्रोपोर्शनेट टैक्स, आनुपातिक कर जिसको आप बोलते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट तो पूछा जाएगा नहीं, एग्जांपल पूछा जाएगा कि ये टैक्स का जो टाइप है वो किस में जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि वैल्यू एडेड टैक्स है, ये किस प्रकार का टैक्स है, तो आप कैसे बताओगे कि रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव क्या है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसे प्रोपोर्शनेट है ना, तो वैल्यू एडेड टैक्स इसका एग्जाम्पल है। आजकल तो खत्म हो गया है। खत्म क्यों हो गया है? क्योंकि जीएसटी आ गया। कब से आ गया? अरे ध्यान रखो भैया, 2015 में आ गया था, समझ गए आप? कौन कौन कह रहा है 2015 में आ गया? अरे कुछ याद नहीं है, 2017 में आया है। ढंग से पढ़, चलो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को जो कुछ कह देते, गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो उसी को मान लेते हो, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए 2017 से इम्प्लीसिट हुआ है जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है, झमाझम टाइप से पढ़ते रहो इसको। वैल्यू एडेड टैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्स, ठीक है, आनुपातिक कर। इसमें कैसे समझेंगे, कैसे कि ये कौन कौन से होते हैं? देखो बहुत इजी लगेगा आपको। पहले चलेंगे प्रोपोर्शनेट, नीचे से चलते हैं। जो टैक्स रेट होती है ना, टैक्स रेट, कर की दर जिसको बोलते हैं, ये चाहे बढ़े चाहे घटे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। प्रोपोर्शनेट टैक्स जो लग रहा है वो लगेगा, चाहे टैक्स रेट बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो ये तो एक जैसा रहेगा, अनुपातिक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा
कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो टैक्स जो होगा वो कम लगेगा। ये रिग्रेसिव है, उल्टा है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट्स क्या हो जाएंगी, कम। तो भाई ये तो इसमें गरीब मारा जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है इसमें। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा मैं। एक है ये, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी प्रोग्रेसिव में, तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो रिचेस्ट सेक्शन होता है, उसके ऊपर इसका भार पड़ता है, क्योंकि जो जितना अमीर उसको उतना ही टैक्स बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, ये 3 तरीके की चीजें आपको बहुत इजी वे में ध्यान रखनी है, इनमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जाए, कई बार वो ऐसे पूछ लेता है कि रिग्रेसिव टैक्स में कौन सा जो सेक्शन है सोसाइटी का वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो पुअर सेक्शन जो होगा वो प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट्स घट जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। समझ गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक तरीके से ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स वाला जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि इनकम जैसे इंक्रीज हो रहा है, टैक्स इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज ये समझ में आती है कि जिनका और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसमें कि कॉम्पेरेटिव अगर टैक्स अगर दे रहा है कोई, तो मोस्टली मान लीजिए कि 2 व्यक्ति टैक्स दे रहे हैं 10-10% के हिसाब से। अगर मान लीजिए पहले रेट 10% थी, अमीर व्यक्ति भी 10 दे रहा है, गरीब भी 10 दे रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, बहुत ज्यादा भार आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो पहले ही कम पैसे हैं और उसमें से निकल जा रहा है कुछ, तो वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएगा, वो एडजस्ट करेगा। अमीर को तो क्या फर्क पड़ता है, 10,000 में से 1,000 टैक्स दे दिया, 9,000 फिर भी बच गया, मौज करेगा, चिल करेगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म करके। एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स के रिगार्डिंग थोड़ा अलग, जो जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट के नाम से आता है कई बार, कि इसमें क्या होता है। तो बच्चों आप समझे, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं होते वो भी कई बार इसको देख के घबरा जाते हैं। ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है यहां पर, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्राउडिंग आउट में क्या होगा, इसमें एक ही चीज को पकड़ लो आप। कभी भी आपको ये वर्ड एग्जाम में दिख जाए तो एक वर्ड इसके नीचे लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट नाम की चीज है इसको बोलते हैं निवेश। और ये निवेश रुक जाता है इकोनॉमी के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है, बिल्कुल नहीं होता, खत्म हो जाता है। ये उस सिचुएशन में हो जाएगा जब टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेगा। समझ गया? तो उस दौरान ये इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ना हो तो उस सिचुएशन को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इस कंडीशन में सरकार को क्या करना चाहिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा। सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, सीधा जाना चाहिए और कैसा बजट लाना चाहिए, डेफिसिट बजट लाना चाहिए। डेफिसिट बजट को बोलते हैं बच्चों घाटे का बजट। कौन सा बजट? घाटे का बजट। घाटे का क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सरकार का एक्सपेंड है, जो खर्चा है, वो ज्यादा रहता है और सरकार को पता रहता है कि मेरा खर्चा होगा, मुझको मिलेगी नहीं इनकम, लेकिन फिर भी सरकार इसको लाती है। क्यों? क्योंकि जब इस कंडीशन में ये बजट लाया जाएगा तो जो लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके पास भी पैसा आएगा, क्योंकि सरकार दे रही है, बदले में ले नहीं रही, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकल पड़ेंगे। और निकल पड़ेंगे तो मंदी की जो इकोनॉमी या रिसेशन का जो दौर होता है वो खत्म हो जाएगा। 1930 में जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब बात आई थी, वर्ल्ड लेवल पर जो रिसेशन का दौर था, उसमें जेएम कीन्स ने यही कहा था कि भाई घाटे का बजट लेकर के आओ ना, इन्फ्लेशन की कंडीशन में मत लाओ, लेकिन जब रिसेशन है तब तो लाओ, तभी तो हम बाहर निकलेंगे। लोगों से गड्ढे खुदवाओ, भरवाओ, पैसे दे दो, घर भेज दो, जाओ खाओ, मौज करो, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, चिल करो, इस टाइप का। तो ये घाटे का बजट समझ में आया आपको? 3 तरीके का बजट होता है, बैलेंस बजट होता है, अनबैलेंस्ड होता है, और ये डेफिसिट बजट होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इस तरीके से अगर क्लियर कर लोगे तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो सरकार बताती है हमारी बजट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। बार बार इसमें चेंजेस किए जाते हैं और ये मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कोलैबोरेशन बना करके एक देश जो है वो चलता है साथ साथ। ये दोनों पॉलिसी बहुत मायने रखती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे किसी अलग दिन, लेकिन आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया तो अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।